दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से चाइना कंट्रीज को कर्जा देकर उन्हें कर्ज के जंजाल में फंसा देता है और कर्ज के जंजाल में फंसाने के बाद किस तरीके से उनके नेचुरल रिसोर्सेज को कंपनीज के अलावा उनके पोर्ट यानी बंदरगाहों को और किस किस प्रकार से जैसे बड़े बड़े बिजली के उद्योग के इलेक्ट्रिकल के पूरे सेक्शंस हैं जहां पे बिजली प्रदान करने का सिस्टम है, उनको किस प्रकार से अपने कंट्रोल में ले लेता है। और ये कंट्रोल 1-2 साल के लिए नहीं, पूरा का पूरा 99 सालों की लीज के लिए ले लिया जाता है, जिसमें पूरा का पूरा सेक्शन जो है उसी के कंट्रोल में चलेगा। इसका ये जो जाल है ड्रैगन की तरह बढ़ता जा रहा है और लगभग पूरे के पूरे वर्ल्ड के काफी सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो जंजाल में फंस चुके हैं। अब ये इतने बुरी तरीके से इस जंजाल में फंस चुके हैं कि इन्हें खुद ही इससे संबंधित कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो आज हम बेसिकली इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे डेब्ट ट्रैप क्या होता है। इस वीडियो में दूसरा पॉइंट हम आपको बताएंगे कि क्यों ये कंट्रीज चाइना से कर्जा लेती हैं जबकि अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। जब अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो वो चाइना से ही कर्जा क्यों लेती हैं, इन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद में कौन कौन से कंट्रीज हैं उनकी हम आपके साथ एक लिस्ट जारी करेंगे। तो लिस्ट ऑफ कंट्रीज हैं जिनके ऊपर चाइना ने किसी भी प्रकार से वन बेल्ट वन रोड, जिसे आप BRI रोड इनिशिएटिव कहते हैं या पुराना सिल्क रोड था, उसके थ्रू ये चलाने का प्रयास होता है और धीरे धीरे इनको हड़पना शुरू कर देते हैं। तो ये सेक्शन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये भी सेक्शन आपको बताएंगे कि चाइना क्यों अपनी पॉलिसीज को और डीलिंग्स को जब दो कंट्रीज के बीच में होती है तो उसे प्रेशराइज करके हाइड करने का प्रयास करता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखना है, समझना है तो अंत तक बने रहिए ताकि आपको पर्याप्त मात्रा में जानकारी मिले। शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन। फर्दर अगर वीडियोस इसी प्रकार की चाहिए तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की बाकी डिटेल्स मिलती रहें। यदि आप हमें YouTube चैनल पे भी फॉलो कर, YouTube के अलावा टेलीग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। गाइडेंस के रिगार्डिंग कॉल कर सकते हैं। अब आता है डेब्ट ट्रैप क्या होता है। डेब्ट ट्रैप का मतलब बहुत सिंपल होता है कि किसी कंट्री को उसकी डेवलपमेंट के नाम पर, किसी भी कंट्री को उसकी डेवलपमेंट के नाम पर आप उसे कर्जा देते हैं, उसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट सिखाते हैं, वो कंट्री आपसे कर्जा लेगा। कर्जा लेने के बाद अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, कर्जा लेने के बाद इस कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रोग्राम होता है वो उन कंडीशंस के आधार पर चाइनीज गवर्नमेंट को ही दिया जाता है, यानी कि उसी देश की सरकारों को दिया जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो कर्ज सपोज कीजिए चाइना ने किसी कंट्री को दिया, सपोज कीजिए XYZ यानी किसी एक्स कंट्री को कर्ज पे पैसा दिया कि आपके देश में ये प्रोजेक्ट बनेगा। प्रोजेक्ट के साथ में ये कंडीशन लगा दी कि भाई ये सारा प्रोजेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ये मेरे देश की कंपनीज ही बनाएंगी, मेरे देश की कंपनीज ही बनाएंगी। तो जो पैसा इन्होंने लिया वो सारा का सारा जाएगा चाइना की कंपनी के अंदर। इससे क्या होगा कि चाइना में जॉब्स बनेगी। जो पैसा कर्ज में इस कंट्री को दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर, लेकिन एक बड़ा अमाउंट का पैसा जो है, लार्ज अमाउंट का जो मनी है वो उल्टा चाइना ही पहुंच जाएगा, जिससे चाइना की गवर्नमेंट और कंपनी एक तरीके से प्रॉस्पर होंगी, तरक्की पाएंगी। अब डेब्ट ट्रैप जो डिप्लोमेसी है ये बायलैटरल रिलेशन होता है दो देशों के बीच का। इसमें एक कंट्री कर्जा देता है और अपने नेगेटिव इंटेंशंस को पूरा करने के लिए कर्ज का बोझ इतना डाल देता है कि अंत में जब वो कर्जा नहीं चुकाया जाता तो कंट्रीज होते हैं रास्ता ढूंढते हैं बचाने का, बचने का पक्ष ढूंढते हैं और किसी भी प्रकार की डीलिंग करने के लिए एग्री हो जाते हैं। और एग्री होने के बाद क्या होता है, चाइना बेसिकली फिर अटैक करता है उनके रिसोर्सेज पर, उन रिसोर्सेज पर जिस पर वो चाइना अपना पूरा कर्ज वापस प्राप्त कर सकता है। अब आता है पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट कि ये कंट्रीज चाइना के पास ही क्यों जाती हैं कर्ज लेने के लिए। तो चलिए ये चीज़ समझते हैं। सबसे पहला सपोज कीजिए ये कोई कंट्री है जिसे कर्जा चाहिए। कर्जा लेने का सबसे पहला ऑप्शन है या तो आप सीधा वर्ल्ड बैंक से ले, IMF से ले या फिर इस तरीके की संस्थाओं से ले जिनका एक नाम है, जिनसे बदले में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। दूसरा कर्ज तरीका है चाइना से ले। तो अब इसको इस तरीके से समझिए, यदि किसी कंट्री का क्रेडिट वैल्यू अच्छा है और वो लोन को वापस करने में सक्षम है तो वो जाएगा IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास या किसी पड़ोसी मित्र कंट्री के पास जो
कर्ज देने के बाद वापसी में सिर्फ अपने लोन का अमाउंट और लोन के अमाउंट के बाद अपना इंटरेस्ट ही डिमांड करेंगे। यानी कि ये सिर्फ लोन अमाउंट और अपना इंटरेस्ट ही डिमांड करेंगे, बदले में ये कभी भी किसी कंट्री के एसेट्स की डिमांड नहीं करते हैं। ये बात याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ इनको सिर्फ बदले में पैसा चाहिए, इसीलिए ये सक्षम कोलेट्रल चेक करते हैं कि जो कंट्री लोन लेने आया है कि उसके पास कोलेट्रल है, यानी कि पैसा वापस करने की क्षमता है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये किसी भी परिस्थिति में इस कंट्री को लोन नहीं देंगे। एक तो ये हो गया सिंपल सा प्रोसेस, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसमें पड़ोसी मुल्क भी जो होगा वो पैसा तभी दे पाएगा जब उसके पास या तो खुद के पास पैसा होगा और या फिर बहुत अच्छे संबंध होंगे, लेकिन आमतौर पर बाकी देशों के पास इतना भारी मात्रा में पैसा अवेलेबल नहीं होता है। अब आ जाता है चाइना के पास, बात करते हैं। लो क्रेडिट वैल्यू है, बाजार में अच्छी कीमत नहीं है उस कंट्री की, उसकी कोलेट्रल सक्षमता नहीं है, कुछ ऐसी ताकत नहीं है कि उस लोन को पे कर पाए, तो चाइना के पास जाएगा। चाइना अपनी शुरुआत के अंदर बहुत ज़्यादा चिकनी चुपनी जो प्लान्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करेगा। उन प्लान्स को डिस्क्राइब करने के बाद दो कंडीशंस रखी जाएंगी। पहला है टाइमली रिटर्न करते जाइए, चाइना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टाइमली रिटर्न नहीं होता है क्योंकि ईएमआई धीरे धीरे इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज और अलग अलग कंडीशंस में बढ़ती जाती है, और आमतौर पर इन प्लान्स से बेनिफिट सिर्फ चाइना को होता है, उन कंट्रीज को नहीं होता जो इन पॉलिसीज को एक्सेप्ट करते हैं। जब टाइमली रिटर्न नहीं होता तो चाइना क्या करता है, धीरे धीरे उनकी पावर्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है, वो भी उन्हीं कंट्रीज की परमिशन से। तो इस तरीके से ये जो परमिशन से, उनकी रजामंदी से ये जो बेसिकली उनको कब्जा कर लेते हैं, उनके एसेट्स को धीरे धीरे कवर कर लेते हैं। इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि उनकी जो एक कमाई वाला साधन होता है वो चाइना के कंट्रोल में चला जाता है। चाइना की पावर का एक्सपेंशन होता जा रहा है तेजी से, जिससे कि आपके पूरे वर्ल्ड के अदर कंट्रीज जो हैं वो घबराए हुए हैं। दूसरा, चाइना का कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है जो किसी भी कंट्री के साथ मिलने के बाद अच्छा रहा हो। कोई भी कंट्री देख लीजिए, धीरे धीरे ये उसको एक्वायर करना शुरू कर देते हैं और रिलेशन जो होते हैं वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर जो अभी तक की लिस्ट आगे हम जारी कर रहे हैं, इसके अंदर चाइना किसी भी कंट्री के साथ जब पैसा नहीं मिल पाता है, रिटर्न नहीं मिल पाता, तो शुरुआत करता है उनकी माइंस से। कोई भी नेचुरल रिसोर्स, ऑयल का रिफाइनरी हो गया या इस प्रकार की चीज़ें, पोर्ट से, जो भी उनके महत्वपूर्ण पोर्ट है, ताकि समुद्र पे एक्सेस उनका बढ़ पाए, और एक्सेस बढ़ने के बाद स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स टाइप की या स्ट्रेट ऑफ मलक्का या इस टाइप की चीज़ों पे इसका पूरा कंट्रोल हो जाए, ताकि इसको समुद्र के अंदर काफ़ी अच्छी एक्सेस मिल पाए। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनकी गवर्नमेंट को इस तरीके से पपेट बना देता है कि वो किसी दूसरे देश से मदद भी नहीं मांग सकते और अपनी परिस्थितियों में जूझते रहते हैं। हाँ, इसका एक बेनिफिट होता है कि चाइना की गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो इसी देश में बिकती है जिसको कर्जा दिया है, तो यानी वो पैसा घूम फिर कर चाइना वापस चला जाता है। जॉब्स जो होती हैं वो चाइना के लोगों के लिए आती हैं। प्रोजेक्ट जो होता है यानी बनाने का जो एक तरीके से डील होती है, वो डील भी गवर्नमेंट को मिलती है। तो पूरे प्रोसेस के अंदर बेनिफिट जो मिलता है वो सिर्फ चाइना को मिलता है। लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होता जो बेनिफिट पाता है। इस प्रोसेस के अंदर चाइना जिस भी एसेट को प्राप्त करता है उन सभी के साथ में 99 साल की लीज कर लेता है। ये 99 साल की लीज का जो इनका पॉलिसी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो आपके यूएस कंट्रीज या बेसिकली वो कंट्रीज हैं जिन्होंने किसी टाइम पीरियड में चाइना को एनेक्स किया था और हांगकांग पर 99 साल का कब्जा किया था। 99 साल का कब्जा करने के बाद 97 में हांगकांग को फ्री किया गया और फ्री करने के बाद ये आगे पॉलिसी चली। तो इस बात को चाइना भूला नहीं है और इसी चीज के आधार पर चाइना अभी चल रहा है। तो इस प्रकार से चाइना की पावर बढ़ती जा रही है। अब आता है कि चाइना की जब पावर बढ़ रही है तो इसकी अब बात करें कि लेंडिंग प्रोसेस क्या है। अब चाइना के जो सरकारी जो चाइना के बैंक्स हैं उनका शेयर जो है अमेरिकन या यूरोपियन कंट्री के बैंक्स के अंदर बढ़ता जा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज के बैंक्स में बढ़ता जा रहा है, तो ये जो पे करने की, लोन देने की फैसिलिटी है खाली एशिया में नहीं, अफ्रीका के अलावा लैटिन अमेरिका में और भी बहुत सारे कंट्रीज में लोन के जंजाल में कंट्रीज फंसे हुए हैं। अब जो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी है, ये कई कंट्रीज इसे डेब्ट ट्रैप
पॉलिसी नहीं कहते हैं, कई कंट्री से बायलैटरल रिलेशन कहते हैं, जिसके अंदर आप लोन पे करने के लिए सक्षम नहीं है तो आपने उठाकर अपनी जमीन दे दी। कई कंट्रीज का इसे ये मानना है और कई कंट्रीज इसे धोखा मानती हैं। तो सभी के अपने अलग अलग व्यूज हैं, लेकिन अलग अलग जो स्टडीज इकोनॉमी के आधार पर जो एक्सपर्ट्स करते हैं वो इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं, जिसमें धीरे धीरे लोन की प्रैक्टिस के आधार पर कंट्रीज से उनके सेक्शंस को छीन लिया जाता है। और ये एक तरीके से नेगेटिव लेंडिंग प्रैक्टिस है चाइना के द्वारा, जो 2010 से चलती आ रही है। अब आपको एक बात बताता हूं कि चाइना क्यों देता है। ऐसा नहीं है कि चाइना जो है बहुत ज्यादा ओवर पैसा है, सरप्लस में आ गया इसलिए वो बांट रहा है, नहीं। चाइना एक टाइम पीरियड के अंदर अपने कंट्री के अंदर अपने ही सेक्शन में इतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप कर चुका है कि आने वाले लगभग 20 सालों तक उसको अपने कंट्रीज के अंदर नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए डैम्स, नई रोड्स बनाने की उसके पास रास्ते नहीं बचे हैं। उसकी कंपनीज यहां पर धीरे धीरे घाटे में जाना शुरू हो जाती हैं। जब उसकी कंपनीज धीरे धीरे घाटे में जाएगी क्योंकि काम नहीं है और बड़ी पॉपुलेशन को जॉब दिलाना जरूरी है, तब उसने लोन प्रक्रिया को अपने कंट्री की कंपनीज को बाहर एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अलग अलग कंट्री के नंबर ऑफ कंट्रीज को इसने लोन देना शुरू कर दिया। और कंडीशन सभी में एक रखी गई कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना की कंपनीज को ही मिलेगा, बाहर किसी अदर कंट्री को या आपको ये नहीं मिलेगा। यही एक कंडीशन पे वो धीरे धीरे जीतना शुरू हो जाता है। ऐसा ही एक टर्म इन्होंने बताया जिसके अंदर एक इंडियन राइटर है ब्रह्मा जी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को नंबर ऑफ लोन्स गिवन टू कंट्रीज ऑफ इन एशिया, और सभी ने एक्सपेंड किया धीरे धीरे, बाद में एक्सपेंड करने लगे। कुछ ने अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करी जो फेल हो गए, और इससे चाइना की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होने लग गई। इससे चाइना का एक्सपेंशन बढ़ता गया। इसी के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना है, जिसको चलाने वाले जो इनके जजमान है शी जिनपिंग, जो जनरल सेक्रेटरी इस समय सभी की करता धरता और अगले 20 सालों के लिए पूरी पावर को होल्ड किए हुए हैं। 2012 के अंदर इन्होंने एक्सपेंड करने की सोची कि चाइना की फॉरेन एड को इन्वेस्ट किया जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंगेजमेंट और अलग अलग तरीकों से इसे बढ़ाया जाए। और यूएस के सर पे जो सुपर पावर का ताज है वो चाइना के सर पे किस प्रकार से लाया जाए, उसे लाने के लिए दो रास्ते हैं। या तो आप लड़ाई लड़ो या फिर कोई स्ट्रेटेजी अपनाओ जिससे ऑटोमेटिकली बाकी कंट्रीज आपके खेमे में आके खड़े हो जाए। तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी स्ट्रेटेजी का शिकार बनाया और उनको लोन के जंजाल में फंसाना शुरू कर दिया। लोन के जंजाल में कंट्रीज फंसते चले गए और धीरे धीरे उनके पोर्ट, उनकी चीजें छिनती चली गई। इसे कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने इसे नियो कॉलोनलिज्म बोला है, नया उपनिवेशवाद बनाने का तरीका। उपनिवेश में पहले क्या होता था, किसी कंट्री से लड़ना पड़ता था, लड़कर उसे जीतना पड़ता था, जीतने के बाद उसे उपनिवेश बनाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा प्रोसेस नहीं है। अब तो सिंपल सा प्रोसेस बना दिया कि कर्जा दो, कर्जा लौटा नहीं सकता तो धीरे धीरे उसको कवर करना शुरू कर दो। इस पर बाकी कंट्रीज भी ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे और विश्व में जो विक्टिम कंट्री है वो किसी से मदद भी नहीं मांग पाएगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये अपनी एक्सपेंशन बढ़ाने लगा और अपने मिलिट्री की जो एक तरीके से एंट्री है धीरे धीरे इन पोर्ट्स पर चाइना अपने अलग अलग पोर्ट्स पर बनाने लगा। ऐसा ही इसने श्रीलंका के साथ किया, ऐसा ही इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया और अलग अलग कंट्रीज के साथ इन्होंने लगभग यही पॉलिसी बनाई। इसी के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि चाइना की कंपनीज को ही इनका चार्ज मिलता है तो पैसा सीधा चाइना के साथ ही जाएगा। अब इसके अंदर चाइना ने शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को एक पॉजिटिव मैनर के अंदर वर्ल्ड के सामने रखा, वर्ल्ड के कंट्रीज के सामने रखा, जिसमें पुराने सिल्क रूट को यानी वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव को चाइना के बीजिंग से लेकर पोलैंड तक यानी संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक रोड के जरिए, रेल माध्यम के जरिए, पुलों के जरिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जोड़ने का प्रोग्राम शुरू किया। ये रोड नया नहीं था, ये रोड ऑलरेडी था, वर्ल्ड में पहले से ये रोड था जिसके आधार पर विश्व में लोग एक देश से दूसरे देश में आने का प्रयास करते थे। लेकिन इस रोड को रिपेयर करना और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उसे मजबूती से बनाने का प्रयास था, जिसमें कंट्रीज के अंदर चाइना की जो मार्केटिंग पॉलिसी है वो रोड्स के रास्ते से भी तेज हो जाए। इस परिस्थिति में हर कंट्री की सहमति पाना आसान नहीं था, इसीलिए लोन प्रोसीजर से धीरे धीरे उसने अपने इनिशिएटिव्स को चलाया
और चलाने के बाद तेजी से उन सभी की परमिशंस को स्वीकार किया और अपने खेमे में करता चला गया। अब जितने भी खेमे में कंट्रीज आ रहे हैं वो एक तरीके से एग्जाम्पल बन चुके हैं दूसरे कंट्रीज के लिए कि चाइना की एक्सपेंशन की पॉलिसी में किस तरीके वो फंस रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा बड़ा शिकार अफ्रीकन कंट्रीज बनते हैं। अब यहां पर 2006 में एक टोंगा का एग्जाम्पल है। 2006 में लोन अवार्ड होता है टोंगा को, जिसके अंदर जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर दिया जाता है 2013-14 के अंदर। अब ये क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। ये लोन दिया था XIM बैंक ऑफ चाइना के द्वारा, जो कि ऑब्वियसली लोन रिटर्न करना था लेकिन नहीं हो पाया। तो 44% टोंगा की जीडीपी के अंदर शेयर जो है इस समय लोन का क्लेम कर रही है चाइनीज गवर्नमेंट, और टोंगा इसको रिवर्ट नहीं कर सकता, इसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि लोन लिया है आपको वापस तो करना पड़ेगा। लेकिन जो टर्म्स कंडीशन थी पहले वो हिडन थी, लेकिन अब वो हिडन के नाम पर शुरुआत में तो होता है ना कि जैसे हम आम बंदे क्या करते हैं, लोन लेने जाते हैं, बाइक लेने जाते हैं, कार लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, तो टर्म्स कंडीशन में वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में, हम पढ़ते नहीं है, जय माता दी करके या भगवान का, ईश्वर अल्लाह का नाम लेकर दस्तखत कर देते हैं, चलो भाई चलो जी, सब अल्लाह देखेगा, सब ईश्वर देखेगा। लेकिन बाद में जब 1% में हम लोन नहीं दे पाते तो वही कंपनियां अपनी इतनी बड़ी बंदूक या छुरा लाकर हमारे गर्दन पे रख देती हैं कि हम भी बेबस नजर आते हैं। यही कुछ चाइना करता है बाकी सभी के साथ में, और इसी के साथ वो इंपोज करता है अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज। इसके अंदर और भी काफी सारे बैन्स लगाए जाते हैं। धीरे धीरे करने का मतलब उसकी अर्थव्यवस्था का, उसकी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसे छीन लिया जाता है। ये एक पहला एग्जाम्पल था, ये लिस्ट का पहला एग्जाम्पल है। अब जानते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल थे। जैसे कि आप यहां पिक्चर में देख सकते हैं, यहां पर 2005 में 2 बिलियन का लोन लिया गया, जो कि धीरे धीरे बढ़ता चला गया और बाद में ये लोन 30 बिलियन का हो गया। चाइना का मेजर जो स्टेक होल्डर है अफ्रीका है, और अफ्रीका के लगभग सारे कंट्रीज हैं जो किसी ना किसी प्रकार से अपनी कहीं ना कहीं मेजर नेचुरल रिसोर्सेज को खोते जा रहे हैं। तो यहां पर जो कैंपेन के थ्रू पता चला, जुबिलेंट डेब्ट कैंपेन के द्वारा पता चला कि अक्टूबर 2018 में अफ्रीकन कंट्रीज ने 10 बिलियन का लोन लिया था 2010 तक। 2018 के रिकॉर्ड से पता चला 10 बिलियन का लोन 2010 तक, जो कि 2016 में हो गया 30 बिलियन का, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। अब ये स्पेशली जो लोन दिया गया है अफ्रीका के अलग अलग सेक्शंस को दिया गया है, जिसमें टॉप 5 कंट्रीज में अंगोला, जिसका 25 बिलियन का लोन है, इसके अलावा अंगोला का 25 बिलियन का, इथोपिया का 13 बिलियन का, जाम्बिया 7.4 बिलियन, कोंगो का जो कोंगो कंट्री है इसका 7.3 बिलियन, और सूडान का जो कि एक बहुत गरीब देश है उसका 6.4 बिलियन है। ये बेसिकली वे कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी फ्यूचर में देखा जाए तो चाइना बहुत अच्छे से जानता है कि अनेबल टू पे है, मतलब इनका कोई भविष्य नहीं है, ये अलग से इस कर्जे को पे नहीं कर सकते। अब पे नहीं कर सकते तो कर्ज के दर में इन्हें डुबाते जाओ, किसी से ऑयल की डील, किसी से कोल की डील, किसी से इलेक्ट्रिक की डील, हाइड्रो पावर की डील बनाते जाओ और अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे स्ट्रांग करते जाओ। अब यहां पर ये जितने भी कंट्रीज थे इन्होंने लोन लिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ साथ इन्होंने जो लोन को इस्तेमाल किया रोड, रेलवे, पोर्ट्स बनाने के लिए। धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इंटरनल ट्रेड, हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम पे बढ़ता चला गया, इंप्रूवमेंट आई। लेकिन वन सच एग्जाम्पल यहां पर आता है डेवलपमेंट का, जिसमें मैरोवी डैम की बात की जाती है। सूडान का प्रोड्यूस करता था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। 2015 से 17 का जो वर्ल्ड बैंक का रिकॉर्ड कहता है कि अफ्रीकन कंट्रीज ने बहुत भारी मात्रा में लोन लेता शुरू कर दिया, लेकिन जब बाद में इंटरेस्ट रेट की बात आई तो लगभग प्राइवेट सेक्टर्स के आधार पर 55% का लोन का जो है इंटरेस्ट रेट मारा गया। 55% बहुत ज्यादा था। अब लोन उतारा जा सकता था अगर इन इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज में ये जो जॉब्स हैं ये सीधा इन्हीं देश के लोगों के पास मिलती, इन्हीं देश के लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, टेक्नोलॉजी यहीं पर इन्हीं की इस्तेमाल होती, तो डेवलपमेंट के नाम पर इकोनॉमी इनकी बूस्ट होती। इकोनॉमी बूस्ट होती क्योंकि पैसे का सर्कुलेशन आता। पैसे का सर्कुलेशन आया नहीं
और धीरे धीरे जो था पैसा सीधा चाइना चला गया और परिस्थितियां और बद से बदतर होती चली गई। अब यहां पर चाइना ने एक्सचेंज में डिमांड करी पेमेंट की, जॉब्स की और नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज की, जॉब्स की डिमांड की कि भाई जॉब्स दो अपनी कंपनीज के अंदर हमारे बंदों को, नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा दो। तो धीरे धीरे करने के बाद ये कंट्रीज डेब्ट ट्रैप में फंस गए। अब इनके पास रोने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। रास्ता एक ही है कि कर्जा वापस करो और अपना पूरा का पूरा सिस्टम वापस करके अपना काम पूरा करो। लेकिन अब ऑलरेडी ब्याज इतना बढ़ चुका है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 2 के रेशो से, यानी कि डबल के रेशो से बढ़ता जा रहा है और अब दिक्कत आ रही है। अब शुरुआत में इकोनॉमिक रिस्क की बात करते हैं तो शुरुआत में ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, ये मल्टी बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था जो चाइना ने शुरू किया था। इसे चाइना का मार्शल प्लान भी बोला जाता है, एक ऐसा प्लान जो धीरे धीरे करके सभी चीजों को हड़प लेगा। 2013 में शी जिनपिंग जी ने, जो इनके लीडर हैं, बेसिकली श्री इसलिए क्योंकि भाई हमारे हिंदुस्तान में पार्ले जी को भी वैल्यू दी जाती है, अन्यथा भाई भारत का दुश्मन है तो श्री तो छोड़िए, हम इन्हें बुरा भला बोलना चाहें तो भी नहीं बोल सकते। खैर, क्योंकि हम एक अध्यापक है, गलत नहीं बोल पाएंगे। आगे बात करते हैं भाई। तो अब शी जिनपिंग की बात करते हैं तो इन्होंने भाई क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया के अंदर ग्लोबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी के नाम पर लोगों को प्लान दिखाए, प्रोजेक्ट दिखाए और प्रोजेक्ट दिखाने के बाद 60 बड़े प्रोजेक्ट दिखाए वर्ल्ड के अंदर, जिनका टोटल जो कॉस्टिंग पड़ रहा था, खाली BRI का जो कॉस्टिंग था वो 1 ट्रिलियन का था। धीरे धीरे जब 1 ट्रिलियन का कॉस्टिंग था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और इनको दोबारा सोचने का मौका मिला और इन्होंने धीरे धीरे जहां जहां इन्वेस्टमेंट करा वहां पे दोबारा से अपनी एक तरीके से रिकवरी की डिमांड करनी शुरू कर दी, रीपेमेंट के इश्यूज क्रिएट करने शुरू कर दिए। अब चाइना के पास अक्वायर करने के कई सारे रास्ते नजर आने लगे और ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी थी, ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसका विरोध या विद्रोह कोई भी कंट्री नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अफ्रीकन कंट्रीज को डर होने लगा कि वो अपनी कंपनीज को लूज कर देंगे और चाइना के अंदर उन्होंने क्या किया, ये जो अफ्रीका के अंदर इन्होंने इन चाइनीज कंपनी को व्यापार करने का मौका दे दिया। ये थी इनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती, जबकि पूरा वर्ल्ड जानता है कि चाइना की जो लेबर है वो इतनी चीप लेबर है जिसका कंपटीशन पूरे संसार का कोई कंट्री नहीं कर सकता। अफ्रीकन कंट्रीज ने इनको मौका दिया। अब प्रॉब्लम क्या आई, जैसे ही चाइनीज कंपनी एंटर होती हैं, जाहिर सी बात है इनकी कंपनीज को अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इनकी अपनी कंपनीज बंद हो जाती हैं और चाइना की कंपनीज तेजी से बढ़ने लगती है। यही डर जो था यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज में देखने को मिला। इस परिस्थिति के अंदर ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ मुनाफा कमा रहा था, चाइना जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पोर्ट्स पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा कर रहा था। अभी प्रॉफिट कमाना बाकी है, जिसके आधार पर चाइना के अंदर पहले ही घोषणा देखने को मिल रही है। पहले ही याद रखिएगा कि इतने पोर्ट्स को अभी अच्छे से प्रॉपरली यूज कर पाना इम्पॉसिबल है और चाइना जो है पूरी तरीके से इन पर कब्जा नहीं कर पा रहा और इनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है और इसकी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे डाउन हो रही है। आने वाले समय में कवर कर सकता है, लेकिन तब तक चाइना के अंदर एक तरीके से आर्थिक महामंदी का दौर फैल जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, आर्थिक महामंदी बुरी तरीके से फैल सकती है और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब अगर बात करें कीनिया की, तो कीनिया ने अपने रेलवे डिपार्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए मंबोसा से नायरोबी के बीच में एक हाईवे बनाने के लिए जो है टोटल लिया 6.5 बिलियन का लोन, जो कि 2020 के रिकॉर्ड के अनुसार है। इस बीच में जो था इन्होंने कोशिश करी कि डेवलप करेंगे। डेवलप करने के नाम पर क्या हुआ, इन्होंने अपना पोर्ट ऑफ मोम्बासा जो था धीरे धीरे करके पोर्ट जो है वो खोने शुरू कर दिए, जो ऑब्वियसली बात है पॉसिबल नहीं थे वापस पाना। चाइना के साथ साथ कीनिया के साथ साथ श्रीलंका भी इसी का एक ऐसा सा साधन है। चाइना का जो लोन था बढ़ता गया और वापस नहीं मिला। ऐसे ही अब पॉइंट आता है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने जीडीपी के आधार पर लोन लिया कि मेरा इतना जीडीपी है और मुझे इस जीडीपी के आधार पर इतना बेनिफिट दिया जा सकता है जो मैं आपको वापस कर दूंगा। ये सर्टेन कंडीशंस जो थी चाइना के साथ सदैव ओपेक रही, कभी भी क्लियर नहीं हुई। जितना भी लोन लिया गया ये चाइनीज डेवलपमेंट बैंक से लिया गया। इसके बाद इनके एस्कीमोज को उठाने के लिए भी कुछ कोशिश की गई, एस्कॉम्स को उठाने के लिए, नॉट एस्कीमो, सॉरी मैं गलत बोल गया, एस्कॉम्स को उठाने की भी कोशिश की गई। फिर धीरे से दोबारा से 2.5 बिलियन का लोन लिया और फिर क्या था, लोन बढ़ता चला गया। लोन बढ़ता चला गया, रीपेमेंट के नंबर आए तो रीपेमेंट पॉसिबल नहीं था। चाइना का डेवलपमेंट बैंक जो है वो धीरे धीरे डिमांड कर रहा है वापस लाने की, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर से यहां पर ये फंस गए और इनकी डिमांड
वापस आने लगी। इस बीच में चाइना की जो इनकी बेसिकली जो अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है या वहाँ के लोग हैं, ये खुद भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को कि शुरुआत में जो लोन लिए गए थे ये गिफ्ट्स के नाम पर लिए गए थे। ये दोस्तों रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं गूगल पर, ये वहाँ की प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें लोन्स जो लिए गए थे ये गिफ्ट्स के नाम पर लिए गए थे, लेकिन गिफ्ट जो थे वो इतने महंगे पड़ेंगे कभी अफ्रीकन कंट्रीज ने सोचा नहीं था। और अब धीरे धीरे इन लोन्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। रेस्ट ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं तो नाइजीरिया ने ऐसे ही 3.1 बिलियन का लोन लिया, 3.1 बिलियन का लोन लिया। अब इनकी जो टोटल कंट्री की जीडीपी की बात करते हैं तो 27.6 बिलियन फॉरेन डेब्ट इज ऑन बाय चाइना रेजिंग कंसर्न, ये भी कंसर्न आ रहा है। और करप्शन के डिमांड्स की जा रही कि चाइना के द्वारा करप्शन हुआ। जाम्बिया की बात करें तो जाम्बिया ने भी 7.4 बिलियन का लोन लिया, जो कि कंट्री की टोटल डेप्थ 8.7 बिलियन की बनती है। इसमें भी आवाज़ें उठ रही हैं कि छोटा साइज है कंट्री का, इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, रीपेमेंट हो नहीं सकती। और अब इनको इनकी देश की इनकी संप्रभुता पर फर्क पड़ने लग गया, डर लगने लग गया, और चाइना ने इनकी जेस्को कंपनी जो इलेक्ट्रिक कंपनी है उस पर पूरा का पूरा कब्जा कर दिया है। ये पूरा का पूरा कब्जा फिर से 99 साल के लिए है, जिसमें चाइना पूरा का पूरा इनको इंजॉय करेगा। और ये कंपनी सिर्फ खड़े होकर के, ये देश खड़े होकर के अपने होते हुए घाटे को आंखों से देखते जाएंगे। ऐसे ही डिजिबाउटी नाम का सेक्शन है जिसमें 77% लोन की बात की गई, जिसमें 80% तक का लोन लिया गया जीडीपी से। और इसी के अंदर प्रॉब्लम क्या हुई, ये वापस नहीं कर पाए, पोर्ट छिन गया। पोर्ट छिनने के बाद वहां पे चाइना का ओवरसीज का मिलिट्री बेस बन गया। कोंगो जो बहुत गरीब देश है, 7.1 बिलियन का जो है कर्जा है, जो पूरा होना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, और ऑब्वियसली ये भी कुछ ना कुछ इसी प्रकार से खोएंगे। इजिप्ट में भी सेम इसी प्रकार की परिस्थिति आ रही है। अब आता है कि खाली अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा लैटिन अमेरिका के बारे में एक आर्टिकल आया था सीएनबीसी के अंदर। सीएनबीसी एक न्यूज़ चैनल है, बहुत अच्छे से दुनिया जानती है। इन्होंने बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया और एलिगेशन यानी कि काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करी कि किस प्रकार से चाइना जो है अलग अलग तरीके से इनको उपनिवेश बना रहा है, अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, और इनकी बातों को फेल किया जा रहा है। जिसमें अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इक्वाडोर, ये 3 सेक्शन है जहां पर कर्जा बहुत ज्यादा है। अब यहां पे अर्जेंटीना ने डिनाई किया एक्सेस को, और चाइना के बेसिकली ट्रैकिंग स्टेशंस को अंदर घुसने से मना किया। इक्वाडोर की बात करें तो 80 से 90% का क्रूड ऑयल इस समय चाइना के कंट्रोल में है। 2024 की बात करें तो 2024 तक 6.5 बिलियन का लोन चाइनीज है जो एक्सचेंज में दिया। वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में भी सेम यही प्रॉस्पर है, लेकिन वेनेजुएला की बात करते हैं तो ये इसको कोई एक तरीके से दोस्तों लॉस नहीं मानते हैं, ये इसे लूज लूज फाइनेंशियल मिस्टेक कहते हैं कि हमारी गलती थी, हम लूज कर गए। इसमें चाइना की कोई गलती नहीं है, लेकिन चाइना तो विन विन सिचुएशन में आ गया और कर्जा देने के बाद एक बड़े रिसोर्स पर कब्जा करने का मौका मिल गया। अब इस पॉइंट का सबसे बड़ा रिस्क भी समझ लीजिए कि आज चाइना ये कर रहा है तो धीरे धीरे कल को दूसरे कंट्रीज भी इस प्रोसेस को अपना सकते हैं, और अपनाने के बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे दूसरे देशों पर कब्जा करके अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि ये नया उपनिवेशवाद ऐसा तरीका है जिसके अंदर कर्जा दिया और जगह छीन ली, एक तरीके से प्रॉपर्टी राइट ले लिया और उनको लॉस करना शुरू कर दिया, उन गवर्नमेंट्स को कंट्रोल किया। और आने वाले कुछ टाइम पीरियड में जैसे चाइना ने हांगकांग को एनेक्स किया, हांगकांग के अलावा तिब्बत पर अपना पूरा कब्जा जमा रखा है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि धीरे धीरे ये पूरे उस देश को ये ड्रैगन निगल जाएगा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका भी इसी प्रकार के कर्ज के जंजाल में फंस गया, जिसमें हम्बनटोटा पोर्ट जो है कंस्ट्रक्ट कराने के लिए पैसा लिया गया। हम्बनटोटा पोर्ट कंस्ट्रक्ट कराने के लिए पैसा लिया गया, चाइनीज गवर्नमेंट से फेल हुए। 99 साल के लिए वो हम्बनटोटा पोर्ट चला गया। याद रखिएगा, हम्बनटोटा पोर्ट जाना और इस प्रकार के पोर्ट्स का खोना चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने का मुद्दा भी साबित होता है। हालांकि ये अभी इतनी जल्दी कामयाब नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। इसी के बाद इन्होंने एक्सिम बैंक जो थी चाइना से, उससे लोन लिया, धीरे धीरे अलग अलग पोर्ट्स को और उठाने की कोशिश करी, जिसमें यूएस से इन्होंने 361 बिलियन का लगभग अपनी जो इनकी टोटल जो इनकी जीडीपी है उसका बहुत बड़े हिस्से का कर्ज लिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, और इन्होंने धीरे धीरे अपने पोर्ट्स को गंवाना शुरू कर दिया। अब आता है वो चाइना के अलावा इंडोनेशिया में भी सेम यही परिस्थिति है, लेकिन इंडोनेशिया ने कर्ज एक बार नहीं लिया, इंडोनेशिया ने कई बार लिया। 2003 में 445 यूएस मिलियन के आसपास का रोड्स को सुधारने के लिए, 2007 में
अपने मेगावाट यानी कोल फायर प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा कर्ज लिया। इसके बाद में 2011 में, 2015 में फिर से 3.3 बिलियन का, 5.5 बिलियन का 2018 में फिर से लोन लिया। तो इस प्रकार से जिस हिसाब से लोन लिया जा रहा है, जब लौटाने का नंबर आएगा तो इंडोनेशिया की इतनी अच्छी पावर नहीं है कि इसको लौटाया जा सके। और इंडोनेशिया की जब पावर नहीं है तो ये फंसता जा रहा है और उसकी कंट्रोल में पूरा का पूरा सेक्शन निकल जाएगा। अब मलेशिया सरकार ने भी धीरे धीरे करके इसी प्रकार से, जो वहां के नजीब रज्जाक साहब हैं, इन्होंने बेसिकली एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करी और फाइनेंस करवाया 22 मिलियन का। लेकिन धीरे धीरे जब ट्रेड बिलियन की बात आई 2017 तक, तो 160 बिलियन की कोशिश करी। अब चाइना के साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होने थे, जो वहाँ के महातीर मोहम्मद साहब जो इस समय पीएम है, उन्होंने डिसीजन लिया कि कराएंगे। लेकिन बाद में जब चाइना की जो ओवर घड़पने की नीति थी, उसके आधार पर इन्होंने उस पॉलिसी को कैंसिल किया और भविष्य में एनेक्स होने से यानी कब्जे में जाने से बचाया, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अननेसेसरी है, नॉट यूजफुल है, अनकम्पिटिटिव है और दूर की देखें तो हम इतना बड़ा लोन उतारने की सक्षमता में नहीं है। धीरे धीरे सिर्फ चाइना अपना स्ट्रेट ऑफ मलक्का पाने के लिए और अलग अलग रास्तों को खोलने के लिए पॉलिसी बना रहा है। लेकिन अब एक चीज़ देखिएगा, चाइना जो ये कर रहा है कहीं ना कहीं ये लीगल है। अगर इलीगल होता तो बहुत सारे कंट्रीज इसका विरोध कर सकते थे। दूसरा पॉइंट ये, चाइना अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। अगर ये पॉलिसी पास हो जाती है तो आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ही जल्द चाइना एक सुपर पावर के रूप में सामने आएगा। हालांकि इतना आसान नहीं है, नॉट इजी, इतना आसान नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज को बांधने के लिए लगे हुए हैं। अब बहुत सारे कंट्रीज ने कर्जा वापस देने के लिए और अपनी जगह पर कंट्रोल देने के लिए भी मना करना शुरू कर दिया है। लेकिन धीरे धीरे चाइना बढ़ रहा है। चाइना की तरफ ऐसी बात नहीं है कि और कंट्रीज नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। चाइना का कर्जे की बात करें तो इंडिया से बात करें तो इंडिया को चाइना कर्जा देने के लिए मना नहीं करता है। चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन बिगड़े भी हैं तो डिस्प्यूट सिर्फ बॉर्डर का रहा है, इसके अलावा और कोई डिस्प्यूट नहीं रहा है। तो लोन की फैसिलिटी है, लेकिन इंडिया कभी ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि एशिया के अंदर इंडिया और चाइना लगभग दो प्रतिद्वंदी हैं और प्रतिद्वंदियों के अंदर अगर कर्ज को लेकर, मुद्रा को लेकर अगर लेन देन होता है तो उस परिस्थिति में सस्ते लोन के चक्कर में चाइना का विरोध, जो कि आवश्यक है, नहीं हो पाएगा। इस परिस्थिति में चाइना के सामने भारत भी वैसे एक उभरती हुई शक्ति के रूप में है, तो हिंदुस्तान कभी नहीं चाहेगा कि उसकी तरफ बढ़े। तो इस नोट पर हिंदुस्तान नहीं चाहेगा तो हिंदुस्तान से फिर किसी ना किसी तरीके से झगड़ा करना पड़ेगा ताकि कोई ना कोई बेनिफिट प्राप्त की जाए। तो यहीं पर फाइनली इससे कंक्लूड किया जा सकता है कि चाइना कितनी बुरी तरीके से अदर कंट्रीज पर कब्जा करने के लिए लोन की पॉलिसी का डेब्ट ट्रैप चला रहा है, जो कि आने वाले टाइम पीरियड में अगर ये पॉलिसी कामयाब हो जाती है तो चाइना को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शब्द याद रखिएगा, अगर कामयाब हो जाती है, जो कि इतनी आसान दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।